हाँ प्रिय छात्रों, आज मैं आपसे कृषि भूगोल में कृषि प्रक्रियाएं और उसके क्रियाकलाप की बात करूंगा। कृषि भूगोल के सम्मुख विभिन्न उपागम और मॉडल होते हुए भी कृषि भूगोल में सैद्धांतिक विकास की गति धीमी रही है, क्योंकि 1826 में वान थ्यून के मॉडल के अलावा कृषि भूगोल में सैद्धांतिक उन्नति ने अब तक भी नहीं हुई है। अतः कुछ विद्वान जो आर्थिक भूगोल से संबंध रहे हैं, क्योंकि कृषि में आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो आर्थिक भूगोलवेताओं ने की क्रियाओं के आधार पर कृषि के क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं की व्याख्या निम्न विधियां अपनाकर प्रस्तुत की गई हैं। और ये विधियां हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्य तौर से आपको 4 विधियों के बारे में बताऊंगा। पहली है आपकी जिन्सवार उपागम, जिसको वस्तुगत उपागम भी कहते हैं, या पदार्थ उपागम। दूसरा है पर्यावरणीय अथवा निश्चयवादी उपागम। तीसरा प्रादेशिक उपागम। चौथा क्रमबद्ध व्यवस्था विश्लेषण उपागम। एक एक करके अपन इसके बारे में समझेंगे कि जिन्सवार या वस्तुगत उपागम क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं अपन वस्तुगत उपागम, जिसको कमोडिटी अप्रोच भी कहते हैं। इसे पदार्थ या कोई भी उपज उपागम, जिन्सवार उपागम भी कहते हैं। इस उपागम का उद्देश्य किसी क्षेत्र के सभी कृषि तत्वों को एक क्रमबद्ध रूप में देखना है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु का समस्त अध्ययन करना है। वस्तु का मतलब उस उपज का। चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु का समस्त अध्ययन करना है, अतः इसके माध्यम से हम उस वस्तु विशेष के स्थानीय विश्लेषण पर प्रकाश डालते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में गन्ना, गेहूँ या कपास की कृषि की जानी है। इस उपागम के द्वारा किसी एक उपज के उत्पादन के सभी पहलुओं, गन्ना, गेहूँ, कपास, कुछ भी हो, उसके वितरण, घनत्व, उत्पादन, आवश्यकता, खपत, विपणन आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वस्तु विशेष का विश्व स्तर पर जिस प्रकार की विशिष्ट उपज का अध्ययन करते हैं, वह वहाँ कितनी उत्पन्न होती है तथा किन प्रदेशों को निर्यात की जाती है आदि का समस्त वितरण इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार यह उपागम वस्तुपरक तथा प्रादेशिक दोनों ही उपागमों से संबंध है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसका झुकाव वस्तुपरक की ओर अधिक है, यानी एक उपज की ओर। वस्तुपरक उपागम पश्चिमी यूरोपीय देशों में बहुत ही प्रचलित और उपयोगी रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के लोग विभिन्न तरह के खाद्य व कच्चे माल उन प्रदेशों से खोज निकालते थे जो कि यूरोप की सीमाओं से बाहर पाए जाते थे। वस्तुपरक उपागम 1920 तक अमेरिका में भी प्रचलित हो गया तथा कृषि उपजों का उत्पादन एवं विनिमय संबंधी अध्ययन कृषि भूगोल का मुख्य विषय वस्तु बन गया। यहाँ विस्तृत क्षेत्र पर एक ही फसल की कृषि की जाती है, जो उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण तत्वों के परिणाम का प्रतिफल होती है। इसी आधार पर ही अमेरिका में विशिष्ट भौतिक परिवेश के अंतर्गत विशेष फसलों के उत्पादन पर ही बल दिया जाता है। जब इस प्रकार की विशेषता किसी क्षेत्र विशेष में मिलती है, तो उसे वस्तुपरक क्षेत्रीय विशिष्टीकरण की संज्ञा देते हैं। भारत में वस्तुपरक उपागम विशेषकर कृषि भूगोल से संबंधित अध्ययनों के रूप में विशेष चर्चित नहीं रहा है। उदाहरण के लिए इस उपागम का प्रयोग अपने एक कृषिवेत्ता रहे हैं देवेंद्र सिंह संधू, जो 1970 में उन्होंने पूर्वी हरियाणा प्रदेश में गन्ने की कृषि के प्रतिरूप के अध्ययन में किया है। इन्होंने अपने इस शोध में गन्ना
उत्पादन क्षेत्र के भौतिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि हरियाणा में गन्ना की कृषि के विस्तार की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि यहाँ इसके लिए समुचित भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। जिन्स या कोई भी उपज को आधार बनाकर कृषि अध्ययन की नीति औपनिवेशिक शासकों की देन है। अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए क्षेत्र सुनिश्चित करने की दृष्टि से यूरोप के भूगोलविदों ने इसे अपनाया, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है जिन्सवाद की। कैसे कि वस्तुपरक उपागम यद्यपि फसल विशेष के बारे में भू जलवायु की आवश्यकताओं व महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान कराने की एक अच्छी विधि है, लेकिन यह काश्तकार के व्यवहार संबंधी पक्ष व निर्णय आदि लेने की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डालती। इस उपागम में आदर्शपरक प्रश्नों जैसे सामाजिक मूल्यों, अभिप्राय, अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ व काश्तकारों की मान्यताओं, विश्वासों आदि की उपेक्षा पाई जाती है। सही अर्थों में उपागम व्यापक और विस्तृत नहीं है। इस प्रकार से कृषि भूगोल के ये अपन ने पदार्थगत उपागम के बारे में गुण और अवगुण या उसके लाभ, पक्ष और विपक्ष के बारे में पढ़ा। अगली बार अपन पढ़ेंगे पर्यावरणीय और निश्चयवादी उपागम के बारे में। धन्यवाद।